नमस्कार। नमस्कार सर। पीछे की क्लास में हमने साहित्यिक अनुवाद के एक रूप काव्यानुवाद पे चर्चा की थी और मैंने कहा था कि क्रमशः हम साहित्यिक अनुवाद के जो 3 प्रमुख रूप हैं, काव्यानुवाद, कथानुवाद और नाट्यानुवाद, उस पर बातचीत करेंगे। क्या है कथानुवाद और कथानुवाद की क्या क्या समस्याएं हैं, आज इसी विषय पे हम आपसे बातचीत करेंगे। ठीक है, काव्यानुवाद तो आपको समझ में आ गया है, विस्तार से बातचीत मैंने कर ली है और अगर समझ में न आया हो तो वापस जाके आप फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा। सबसे पहले अब बात करते हैं कथानुवाद के परिचय को लेकर। मैंने इधर तोड़ करके लिख दिया है कथा अनुवाद। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा कथानुवाद। ठीक है, तो स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट है, किसी कथा या किसी कहानी का एक भाषा से दूसरी भाषा में कहानी के रूप में ही अनुवाद। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर रूप बदल गया तो वह क्या हो जाएगा, रूपांतरण हो जाएगा। कहानी का अनुवाद हो और दूसरी भाषा में जिसमें अनुवाद हो रहा है वह भी कहानी ही हो, अगर वह नाटक हो जाएगा या एकांकी हो जाए तो वह रूपांतरण हो जाएगा। तो सीधे शब्दों में अगर समझना चाहे तो किसी एक भाषा की कहानी को दूसरी भाषा में बदल देना कहानी के रूप में, वह कथानुवाद कहलाता है। अब सवाल यह है कि कथानुवाद की समस्याएं क्या क्या है। आप सब जानते हैं कि कहानी साहित्य की अत्यंत लोकप्रिय विधा है और जब से मनुष्य की सभ्यता का विकास हुआ है तब से कहानियां हमारे जीवन का कहीं न कहीं हिस्सा रही है। भाषा बदलती रही है, भाषा का परिवर्तन आता रहा है, लेकिन उस भाषा के परिवर्तन के साथ साथ कहानियां हमेशा हमारे समाज के साथ, हमारे जीवन के साथ चलती रही हैं और मानव जीवन के बहुत सारे मूल्य, बहुत सारी बातें, बहुत सारी परंपराएं उन कहानियों में कहीं न कहीं सुरक्षित रहती हैं। कहानी के 6 तत्व हैं, ये भी आप जानते हैं, और कहानी और उपन्यास के तत्वों पे हमने बहुत विस्तार से और गंभीर चर्चा की है पीछे की कक्षाओं में। मूलतः आप देखें तो कहानी के ये जो 6 तत्व होते हैं कौन कौन? कथानक, चरित्र चित्रण, देश काल और वातावरण, संवाद, भाषा शैली और उद्देश्य। इन 6 तत्वों से मिलकर के कहानी बनती है। प्रायः यह कहा जाता है कि काव्यानुवाद और नाट्यानुवाद की तुलना में कहानी का अनुवाद करना सरल होता है। अक्सर ऐसा कहा जाता है, कुछ हद तक यह बात सही भी है कि कविता अनुवाद इसकी तुलना में अधिक कठिन है, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि कहानी अनुवाद एकदम सरल प्रक्रिया है या एकदम से आसान प्रक्रिया है। जब कोई कहानीकार लिखता है अपनी भाषा में तो उस कहानी में वर्णन के साथ साथ जिस विषय पर वह लिख रहा होता है, घटनाएं, चरित्र, मानव जीवन की तमाम सारी अनुभूतियां, सामाजिक जीवन की तमाम सारी अनुभूतियां, उन तमाम सारे विषयों को रचनाकार वर्णन में और कहानी के तत्वों में क्या कर रहा होता है, कैद कर रहा होता है। और यह एक बड़ा मुश्किल काम है कि एक रचनाकार द्वारा किसी एक विषय और घटना और किसी विशेष मानवीय अनुभूति को पिरो करके लिखी गई कोई कहानी है, उसको दूसरी भाषा में आप जब बदलते हैं तो भाषा के साथ साथ वो सारे अर्थ, वो सारे भाव, वो सारी चरित्र योजनाएं ठीक वैसी ही नजर आनी चाहिए जैसे कि मूल भाषा में है। यह एक कठिन काम होता है। और वैसे भी कोई भी साहित्यिक विधा हो, साहित्यिक विधाओं का अनुवाद एक कठिन काम है। इसलिए कठिन काम है कि एक विधा में जो बात कही गई है लक्ष्य भाषा में, उसको ले करके आना और उसके मूल भाव को प्रतिपादित करना दूसरी भाषा में, यह आसान काम नहीं होता। इसलिए आप देखें कि अनुवाद स्वयं में एक रचना है, स्वयं में एक क्रिएटिविटी है, स्वयं में एक पुनर्रचना है। एक भाषा की कहानी को दूसरी भाषा में बदलना है आपको, और उसके कहानी की मूल भाव की रक्षा हो सके, भाषा के चमत्कार की रक्षा हो सके, कहानीकार और लेखक का जो चिंतन है, जो दार्शनिक विचार है, जो मनुष्य के जीवन की जो जटिलताएं हैं, सामाजिक बोध जो है, वो सारे भाव दूसरी भाषा में आए, यह एक आसान काम नहीं होता है, यह अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण काम होता है। इसलिए यह माना जाता है या यह आवश्यक हो जाता है कि रचनाकार जो कहानी, कविता या नाटक का अनुवाद कर रहा है उसे स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों भाषाओं की गहरी जानकारी होने के साथ साथ अलग अलग भाषाएं जिनमें वह अनुवाद किया जा रहा है उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में भी जानकारी हो।
समाज के रीति रिवाज के बारे में भी जानकारी हो, ताकि वह सहजता से मूल भाव को दूसरी भाषा में क्या कर सके, स्थानांतरित कर सके। तो कहने का मतलब यह है कि एक कहानी में संकेत होते हैं, मनुष्य की तमाम तरह की अनुभूतियां होती हैं, चरित्र होते हैं, घटनाएं होती हैं, और उन मनुष्य की अनुभूतियों का, चरित्रों का, घटनाओं का संबंध उस सामाजिक जीवन से होता है, उस पात्र के अपने व्यक्तिगत जीवन से होता है। उसको गहराई से अनुभव करना और उसे दूसरी भाषा में स्थानांतरित करना यह एक चुनौतीपूर्ण काम है, और इस काम को अनुवादक करते हैं। इसलिए भी हम कहते हैं कि अनुवाद का काम अपने आप में स्वयं में एक रचना का काम होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब अगर मूल रूप से हम कथानुवाद की समस्या या कथानुवाद की चुनौतियों पे अगर बात करें कि कथानुवाद की प्रमुख चुनौतियां क्या क्या है, तो उसे अगर हम बिंदुवार रेखांकित करने का प्रयास करें तो पहली चुनौती होगी सांस्कृतिक परिवेश के पुनर्सृजन की चुनौती या सांस्कृतिक परिवेश के पुनर्सृजन की समस्या। कहानी सांस्कृतिक परिवेश के पुनर्सृजन की समस्या का अर्थ यह है कि एक कहानी जो लिखी गई है वह एक विशेष सामाजिक संदर्भ में लिखी गई है। उस समाज का जीवन है, संस्कृति है, मूल्य है, परंपराएं हैं, रहन सहन है, जीवन जीने का तरीका है। और दुनिया के अलग अलग समाजों में अलग अलग तरह का जीवन हो सकता है, अलग अलग तरह का रहन सहन हो सकता है, अलग तरह का पहनावा होता है, अलग तरह के रीति रिवाज होते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि एक कहानी में जिस कहानी का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आया है, उस भाव को दूसरी भाषा में कैसे बदलें, कैसे स्थानांतरित करें, क्योंकि भाषा का संबंध अपने समाज से भी है, अपने जीवन से भी है। भाषाएं अपने लोक जीवन की धड़कती हुई और खनखनाती हुई ताजगी को अभिव्यक्त करती हैं। उदाहरण देकर आपको समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए आपने ईदगाह कहानी पढ़ी है, तो ईदगाह कहानी में रमजान का जिक्र है कि नहीं है, मेले का वर्णन है, मेले की जो संस्कृति है उसका वर्णन है कि नहीं है। या फिर आप देखें प्रेमचंद की एक और कहानी आप ले लें, नमक का दरोगा। तो नमक के दरोगा में उस समाज का भी जिक्र है जहाँ पे मध्यवर्गीय समाज यह चाहता है कि बच्चे को ऐसी नौकरी मिल जाए जहाँ पे मासिक तनख्वाह के साथ साथ ऊपरी आमदनी भी हो। तो मान लीजिए ऐसा समाज या ऐसा भाव हमारे समाज में है, लेकिन जिस समाज में इस तरह की चीजें नहीं हो, जिस समाज में इस तरह के भाव नहीं हो, तो वह कैसे इस बात को समझ सकेगा दूसरी भाषा में जब स्थानांतरित किया जाए। या मान लीजिए हमारे यहाँ दहेज प्रथा है, ठीक है, दहेज प्रथा है, तो दहेज प्रथा से संबंधित कोई कहानी कही गई है, तो उस दहेज प्रथा में और क्या क्या समस्याएं खड़ी होती है एक स्त्री के साथ। तो हमारा समाज तो जान रहा है कि दहेज प्रथा क्या है, लेकिन फ्रेंच में अगर उस कहानी का अनुवाद हुआ हो तो फ्रेंच पढ़ने वाले लोग उस समाज के बारे में अगर नहीं जानते हैं कि दहेज प्रथा क्या है, कैसे है, किस तरह की समस्याएं आती हैं, तो चुनौती भरा काम है कि नहीं है। तो जो सांस्कृतिक सामाजिक जीवन है, वह सामाजिक सांस्कृतिक जीवन दूसरी भाषा में सांस्कृतिक परिवेश कैसे स्थानांतरित हो, यह एक चुनौती भरा काम होता है। अगर सांस्कृतिक परिवेश एक जैसा हो तब तो रचनाकार को सहूलियत होती है। जैसे कि उदाहरण हो, मान लीजिए पंजाबी भाषा है और हिंदी भाषा है, ठीक है, तो पंजाब और हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं लगभग एक तरह का जीवन जीते हैं, एक तरह की चीजें उनमें होती है। थोड़ा बहुत अंतर तो खैर हर समाज में होता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है रहन सहन और जीवन में, क्योंकि दोनों एक ही देश में रहते हैं। लेकिन अगर अंग्रेजी की आप बात करें तो वह समाज क्या है, अलग है। तो जो समाज और जो जीवन पंजाब की कहानी में आया है, पंजाबी भाषा की कहानी में आया है, गुजराती भाषा की कहानी में आया है, उसका अनुवाद अगर हिंदी में होगा तो समझ जाएगा पाठक, क्योंकि वह उस समाज से क्या है, परिचित है। समझ रहे हैं मेरी बात। लेकिन अगर उसका अनुवाद फ्रेंच में हो, जापानीज में हो, जर्मनी में हो, तो अनुवादक के सामने एक बड़ी चुनौती होती है कि जर्मनी और जापानीज लैंग्वेज में पढ़ने वाला जो पाठक है वह पंजाबी और गुजराती भाषा का जो सामाजिक जीवन है उससे उसके बारे में उसको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो वह भाव कैसे वहां स्थानांतरित किया जाए। तो सांस्कृतिक परिवेश के पुनर्सृजन की जो समस्या होती है वह कहानी की एक मूलभूत समस्या होती है, क्योंकि कोई भी कहानी
अपनी घटनाओं में, पात्रों की मनस्थितियों में समाज का जीवन, समाज का चरित्र रेखांकित करती है। याद करिए आप ईदगाह कहानी को। ईदगाह कहानी में बताया है ना कि कैसे गरीबी है। हामिद सिर्फ एक चरित्र नहीं है, हामिद एक खास तरह की परिस्थिति का भी क्या कर रहा है, वर्णन कर रहा है। आई बात समझ में? तो पहली समस्या होती है सांस्कृतिक परिवेश के पुनर्सृजन की समस्या। ठीक है। दूसरी समस्या, गूढ़ मनोभावों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की समस्या। गूढ़ मनोभाव से तात्पर्य यह है कि कहानी जो लिखी गई है या जो प्रस्तुत कहानी है उसमें अत्यंत गहरे मानवीय भाव होते हैं, सामाजिक सरोकार होते हैं, जीवन के मूल्य होते हैं। उन गहरे मनोभावों को लक्ष्य भाषा में स्थानांतरित करना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है, क्योंकि उस मनोभाव को प्रस्तुत करने के लिए कहानीकार संकेतों का प्रयोग करता है। ठीक है। भाषा में ही मौन का प्रयोग भी करता है। कई बार वह बहुत विस्तार से वर्णन करता है और कई बार संकेतों में वो बहुत सारी बातें कह जाता है, और संकेतों में कही गई जो बातें होती हैं उसका लक्ष्य भाषा में अनुवाद करना एक मुश्किल काम होता है, क्योंकि उस मनोभाव को भी बचाना है और उस सांकेतिक भाषा में भी उसे क्या करना है, प्रस्तुत करना है। उदाहरण के लिए आप याद करें ईदगाह कहानी में जब अंत में हामिद चिमटा देता है, ठीक है, अपनी बूढ़ी दादी को, तो बूढ़ी दादी क्या करती है, उससे लिपट करके रोती है, और कहानीकार अंत में कहता है कि छोटे हामिद ने क्या किया है, बड़े हामिद की भूमिका निभाई है, और दादी अमीना क्या हो गई है, बालिका अमीना हो गई है। अब देखिए यहाँ पे कहानी तो खत्म होती है, लेकिन छोटे हामिद का बड़ा हामिद हो जाना और दादी का बालिका हो जाना, यह एक सांकेतिक मनोभाव है। इस तरह के सांकेतिक मनोभावों को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना यह अनुवादक के समक्ष एक बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में अनुवादक इस बात का ध्यान रखता है कि मूल भाव कहीं खो न जाए, मूल अर्थ निश्चित रूप से कहानी में स्थानांतरित हो, वर्णन के साथ स्थानांतरित हो, और भाषा की कारीगरी के साथ वह स्थानांतरित हो, ऐसा प्रयास रहता है। ठीक है। तीसरी जो समस्या है वह है मुहावरे और लोकोक्तियों के अनुवाद की समस्या। कहानी की भाषा क्या होती है, गद्यपरक भाषा होती है, वर्णन की भाषा होती है। कहानीकार कहानी लिखते हुए मुहावरों का प्रयोग करता है, लोकोक्तियों का प्रयोग करता है, ताकि वह जो बात कहना चाह रहा है उसे और धार दे सके, उसे और सजीवता और जीवंतता प्रदान कर सके। मुहावरे और लोकोक्तियां हमारे सामाजिक जीवन में बहुत गहराई से रचे बसे हैं। आप सबको मालूम है कि लोकोक्तियां क्या है, परंपरा से चली आ रही है। लोक जोड़ उक्ति, दो शब्दों से लोकोक्तियां मिलकर बनी होती है, जिसमें कि अनुभव का क्या होता है, सार होता है। ठीक है। कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हमारे यहाँ इसका अर्थ है कि समय निकल जाने के बाद पछताने का कोई अर्थ नहीं है। अब इसका अनुवाद फ्रेंच भाषा में हो या जर्मनी भाषा में हो, तो अनुवादक अगर सिर्फ शब्दानुवाद करेगा तो पढ़ने वाले को यही लगेगा कि चिड़िया ने दाना खा लिया था, तो अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। ये चुनौती है, ये समस्या होती है, क्योंकि हर एक मुहावरा, हर एक लोकोक्ति जो कहानी में प्रयुक्त हुआ है, उस कहानी के भावबोध को और जीवंत बनाने के लिए प्रयोग किया गया है, और अपना वह एक विशेष अर्थ रखता है। ठीक है ना। कहते हैं ना, चौबे जी चले थे छब्बे जी बनने और दुबे जी बनकर लौट आए, है ना, बड़ा एक प्रसिद्ध। तो आप करना कुछ और चाहते थे, ठीक है, लेकिन जो करना चाहते थे तो वो तो हुआ नहीं, जहां थे उससे भी क्या हो गए, नीचे पहुंच गए। तो अब यहाँ चौबे जी, दुबे जी और छब्बे जी तीन नाम है। अब अनुवादक ठीक से समझे ही नहीं, सिर्फ शब्दानुवाद कर दे, तो पढ़ने वाले को यही लगेगा कि कोई चौबे जी थे, कोई छब्बे जी थे और कोई दुबे जी थे। तो जो अर्थबोध है लोकोक्ति और मुहावरे का, वह अर्थबोध क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो बड़ी चुनौती यह होती है लोकोक्तियों और मुहावरे को लक्ष्य भाषा में स्थानांतरित करते हुए कि शिल्प सौंदर्य भी बना रहे, क्योंकि लोकोक्तियां और मुहावरों का प्रयोग कहानीकार क्यों करता है, शिल्प की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए। ठीक है। क्योंकि कहानी की भाषा अखबार की भाषा नहीं है, कहानी की भाषा सामान्य बातचीत की भाषा नहीं है, वह आपकी चेतना पे खरोच लाती है। वह भाषा ऐसी भाषा होती है जो आपको परिष्कृत करती है, आपको सुसंस्कृत करती है, और वह भाषा आपको एक यात्रा पर लेकर के चलती है, आपके विचारों को उत्तेजित करती है, धार देती है,
और बहुत सारी ऐसी स्थितियां जो आपके मन में, मस्तिष्क में चल रही हैं, उन स्थितियों में खरोच पैदा करते हुए आपके सामने एक प्रस्तावना प्रस्तुत करती है कि देखिए समाज का एक रूप यह भी है, जीवन का एक रूप यह भी है। और ऐसी परिस्थिति में मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन समस्या यह होती है कि मुहावरे और लोकोक्तियों का संबंध उस समाज से है, उस जीवन से है, जहां वह मुहावरे और लोकोक्तियां क्या होती हैं, वर्षों वर्षों से प्रयोग में लाई जा रही हैं। लेकिन वही मुहावरा और वही लोकोक्ति का अर्थ देने वाला लक्ष्य भाषा में मुहावरा और लोकोक्ति हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आई बात समझ में? ऐसे में अनुवादक के सामने मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग की समस्या रहती है कि भाषा का सौंदर्य भी बना रहे और मुहावरे और लोकोक्तियों में आने वाला जो अर्थ है वह भी लक्ष्य भाषा में क्या हो सके, स्थानांतरित हो सके। तीसरी समस्या, ठीक है। चौथी समस्या है आंचलिक शब्दों व वाक्यों के प्रयोग की समस्या, ठीक है। आंचलिकता से संबंध यह है बच्चे कि अंचल विशेष या क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली जो बोली है या भाषा है उससे। अब कोई कहानीकार कोई कहानी या कोई उपन्यास लिखता है और मान लीजिए उस उपन्यास या कहानी में किसी क्षेत्र विशेष की कोई कहानी है, ठीक है। मान लीजिए हिमाचल के किसी इलाके की कहानी है या उत्तराखंड के किसी इलाके की कहानी है, तो स्वभावतः ऐसा होता है कि उपन्यास में आने वाले जो पात्र हैं वह अपनी क्षेत्रीय बोली में भी कुछ संवाद कह देते हैं, या कुछ चीजों के ऐसे नाम होते हैं या कुछ ऐसी परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज है, मेला है, जिनके नाम क्या है, उनकी अपनी बोलियों पर आधारित है। जैसे चंबा का एक बहुत प्रसिद्ध मेला है मिंजर मेला। आई बात समझिए? तो मान लीजिए किसी कहानी में मिंजर का जिक्र है, तो मिंजर शब्द से ही आप उसके पूरे सांस्कृतिक परिवेश को समझ जाते हैं, क्योंकि आप उससे परिचित हैं। मिंजर मेला क्यों मनाया जाता है, इसकी खूबसूरती क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसका इतिहास क्या है। लेकिन अगर इसका अनुवाद फ्रेंच या जापानीज में किया जाए, जर्मन भाषा में किया जाए, तो उसके लिए मिंजर सिर्फ एक नाम है कि नहीं है? आई बात समझिए? तो मेरे कहने का मतलब यह है, कहानी में पात्रों के जो नाम होते हैं वो भी आंचलिकता के आधार पे आते हैं। उस क्षेत्र विशेष में जिस तरह के नाम रखे गए हैं, लोगों के जैसे नाम होते हैं, वैसे ही नाम कहानीकार उसमें ले आता है, और पात्र जो है उस तरह के वाक्य बोलते हैं, उस तरह के शब्द प्रयोग करते हैं जो उस क्षेत्र विशेष में प्रचलित होते हैं। अब अनुवादक के सामने हो गई समस्या खड़ी, ठीक है, हो गई कि नहीं खड़ी हो गई, कि आपको उस मूल भाव की रक्षा भी करनी है, भाषा का सौंदर्य भी बनाए रखना है, और अनुवाद में वो सारी चीजें आपको स्पष्ट भी करनी है। तो आंचलिक शब्दों और वाक्यों का जहां जहां प्रयोग होता है वहां वहां अनुवादक को समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि कैसे उस आंचलिक शब्द और वाक्य के अर्थ को वह लक्ष्य भाषा में संप्रेषित कर सके। उदाहरण के साथ एक और बताऊं, मान लीजिए कोई आप उपन्यास पढ़ रहे हैं जिसमें कि कुमाऊं या उत्तराखंड का कोई पात्र है। अब वह पात्र जो है उस उपन्यास में, वह उपन्यास हिंदी में है, लेकिन उस उपन्यास से कुछ पात्र जो है वो अपनी क्षेत्रीय बोली में बात कर रहे हैं। ऐसा होता है ना? उसका वर्णन अगर किया है तो अब उसका अनुवाद हो रहा है फ्रेंच में या उसका अनुवाद हो रहा है अंग्रेजी में, तो एक बड़ी समस्या अनुवादक के सामने आएगी कि हिंदी की क्षेत्रीय बोली है, उस क्षेत्रीय बोली यानी कि जो अंचल विशेष में पात्र और घटनाएं जिस तरह से आ रही हैं उस अंचल की भाषा में, अंचल के शब्दों में, उसको कैसे स्थानांतरित लक्ष्य भाषा में किया जाए। ऐसी परिस्थिति में अनुवादक सिर्फ और सिर्फ इस बात पे ध्यान देता है कि मूल भाव को, मूल अर्थ को वह किसी तरह से संप्रेषित कर सके। ठीक है प्यारे बच्चे? और अंत में पांचवा और अंतिम जो बिंदु है वह है भाषा के उचित प्रयोग की समस्या या भाषा के उचित प्रयोग की चुनौती। प्रत्येक कहानीकार या प्रत्येक लेखक अपना एक मिजाज रखता है, अपनी एक शैली रखता है कि नहीं? प्रेमचंद की कहानियों की शैली अलग है, प्रसाद की कहानियों की शैली अलग है, अज्ञेय की कहानियों की शैली अलग है। और लेखक अपनी रचना में निरंतर मौजूद होता है, पात्रों के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से, और वह पात्रों और घटनाओं के माध्यम से अपने विचार भी प्रस्तुत कर रहा होता है, अपनी अनुभूतियों को वह प्रस्तुत कर रहा होता है। ऐसे में बड़ी चुनौती यह होती है अनुवादक के सामने कि मूल भाव के साथ साथ
सही शब्द का प्रयोग कैसे किया जाए लक्ष्य भाषा में, लक्ष्य भाषा में सही शब्द का चुनाव कैसे किया जाए, और जो भाषा की खूबसूरती है, भाषा का जो सौंदर्य है, भाषा के सौंदर्य को बनाए रखते हुए अर्थ को ठीक ढंग से लक्ष्य भाषा में संप्रेषित किया जाए, और इस तरह से संप्रेषित किया जाए कि पाठक को लगे कि वह कोई अनुदित कृति नहीं पढ़ रहा है, वह वास्तव में क्या पढ़ रहा है, मूल रचना पढ़ रहा है। यह एक बड़ी चुनौती होती है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि साहित्यिक विधाओं का अनुवाद करना अपने आप में एक रचना करना है, अपने आप में एक रचना का सृजन करना है। तो भाषा के चुनाव की समस्या कि कैसे एक भाषा में जो लिखी गई कहानी, और कहानियां वर्णन प्रधान होती है, बहुत वर्णन होता है, देश काल और वातावरण का बहुत चित्रण होता है। तो एक भाषा में जो शब्द आए हैं, जो वाक्य आए हैं, और उन शब्दों और वाक्यों से वो कहानी खूबसूरत बन रही है, उस कहानी को गति मिल रही है, कहानी का अर्थबोध समृद्ध हो रहा है, और कहानी निरंतर अपनी एक खूबसूरत यात्रा के साथ अपने एक पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रही है। वही खूबसूरती, वही भावबोध, वही संवेदना और वैसा ही शिल्प सौंदर्य भाषा का लक्ष्य भाषा में बनाए रखना, यह अनुवादक के समक्ष एक बड़ी चुनौती होती है। और अच्छे अनुवादक बहुत समय लेकर, बहुत धैर्य के साथ अनुवाद की प्रक्रिया को क्या करते हैं, अंजाम देते हैं। तो ये मूलभूत 5 समस्याएं थी, जो इन समस्याओं का सामना अनुवादक को करना होता है। ठीक है। और अवयव अनुवादक बहुत अच्छे अनुवादक होते हैं, जो दोनों भाषाओं की जानकारी के साथ साथ दोनों भाषाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश, आंचलिकता, ठीक है, और भाषा की जो खूबसूरती है, भाषा की जो बारीकी है, उससे क्या हो सके, परिचित हो सके, तभी वो अच्छा अनुवाद कर सकते हैं। नहीं तो सिर्फ शब्दानुवाद जो होता है वह घिसा पिटा अनुवाद होगा। भाव, बोध, संवेदना और जो जटिलताएं हैं मनुष्य के जीवन की, जो उस कहानी या रचना में प्रस्तुत है, उसका ठीक से स्थानांतरण अगर नहीं हो पाया लक्ष्य भाषा में, तो वह अनुवाद अच्छा अनुवाद नहीं। ठीक है प्यारे बच्चे।